असद भाई, एक हवाले से देखा जाए तो ये जो वीज़ा फैसिलिटेशन है या वीज़ा कंसल्टेंसी है, इसमें कोई डिग्री तो चाहिए नहीं, कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। लेकिन अगर तजर्बे को बुनियाद बनाया जाए तो मेरा ख्याल है कि आप सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड बंदे हैं जिनका इतना तवील तजर्बा है। मेरा ख्याल 2 दहाइयों पर मुश्तमिल वीज़ा कंसल्टेंसी, और ख़ास तौर पे यूरोपियन मुल्कों का और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब एटलस ख़त्म हो जाती है, आपका तजर्बा ख़त्म नहीं होता। तो आप नहीं समझते कि इसमें कुछ लोग जो हैं वो कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ताकि क्रेडिबिलिटी का जो क्राइसिस है इसको ख़त्म किया जा सके? जी जुनैद भाई, यही चीज़ पाकिस्तान में लैग कर रही है। हम जिस तरह से इस फील्ड में हैं, 99 से यूएस वीज़ा से जो है ना, मैंने लीड किया था प्रोजेक्ट को। फिर कनाडा भी आ गया उसके अंदर, फिर यूके के लिए बहुत थी, बिकॉज़ उस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा थे। तो हाँ, हम लोगों को एक आप जेरीज और फेडेक्स जैसे इदारों के साथ मेरा ख्याल 2 जी, दहाइयों तक वाबस्ता थे, और जो आला तरीन पोजीशन है जनरल मैनेजर के ओहदे पर आप फायज थे शायद। जी जुनैद भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम रखा है हमेशा से, और मैंने ये प्रोजेक्ट्स को सबको लीड किया है। हम्म। और पाकिस्तान में उस वक़्त एम्बेसीज ये सोच रही थी कि हम पाकिस्तान से कहीं मूव हो जाते हैं बाहर। अच्छा। तो उस वक़्त हमने उनको एक सेफ एंड साउंड प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया, अच्छा। जिसके बाद वो एम्बेसीज पाकिस्तान में ही रहीं और लोगों अच्छा। को बहुत सी सहूलत माशाल्लाह। अभी भी हासिल है। हम्म। आउटसोर्सिंग पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुई थी, और जिस कंपनी से मैं जेरी से वाबस्ता था, हाँ। उन्होंने माशाल्लाह ये सारे सेटअप्स और सब इनको प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें कर दी थी वहाँ अच्छा पे। असद भाई, इतने तवील तजर्बे के बाद फिर आपने इस शोबे में कदम रखा, एक्सप्रेस वीज़ा जी, जी। फैसिलिटेशन के नाम से, यानी वीज़ा कंसल्टेंसी के जी शोबे हाँ। में आप आए। आप उस वक्त इस शोबे में आए हैं जब पूरा मुल्क बैरून मुल्क जाना चाहता है। सिर्फ कब्रिस्तान में मदफून लोग हैं चंद, या ऐवानों में बैठे हुए हैं जो पहले से ही जिनके पास नेशनैलिटीज जी, जी। मौजूद हैं, सिर्फ वो चंद लोग हैं जो नहीं जाना चाहते। नहीं, तुसी या तो कब्रिस्तान जाके देखो ना, कब्रां जो आवाज़ आंदियां, हाँ। सानू इथों बाहर कड्डो, बाहर असीं आपे चले जाएंगे। तो ऐसे आप अजदहाम के आलम में, इतने रश के आलम में आपने ये काम शुरू किया, जब हर बंदा बाहर जाने के लिए तुला हुआ नहीं बल्कि नको नक हुआ बैठा है कि मैंने बाहर जाना है। 2 पार्टनर्स हैं, आप जानते हैं, हाँ, हाशिम जो हैं मेरे जी साथ, जी मोहम्मद जी जी हाशिम, जी जी। वो भी मेरे साथ कोई लास्ट को 30 ईयर्स से हम लोग इकट्ठे काम कर हाँ, रहे हैं। हाँ, तो हम दोनों बैठे थे, काम तो हम प्लानिंग तो लॉजिस्टिक की कर रहे थे, लेकिन फिर हम वीज़ा के लिए हुए, क्योंकि इस फील्ड के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, लोग एथिकली काम नहीं करते। हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो काम हम कर सकते हैं ना, वो तो ज़रूर बताते हैं, और जो क्लियर बताते हैं। लीगल वेज होते हैं उसके, हाँ। हम कभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते या उनको कभी हम गलत राह पे झूठी नहीं आस करते, नहीं दिलाते। कुछ हाँ, आस नहीं दिलाते हम। हाँ, क्योंकि होता भी यही है कि एंड ऑफ द डे डिसीजन एम्बेसी ने करना है। हाँ। 2 वाकया सुनाऊं पाकिस्तान से जी। जी रिलेटेड जी। मैं। पाकिस्तान के एक बहुत अमीर आदमी हैं, हम्म। उनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट $11 मिलियन की थी, अच्छा। सही। और 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस उनके पर्सनल अकाउंट में था। उनका वीज़ा रिफ्यूज हुआ, क्यों? कहाँ का? यूएसए का। ओए होए, अच्छा। ये वे बैक, मैं काफ़ी पुरानी बात कर अच्छा। बता रहा हूँ। और उसी तरह से आप दिलचस्प देखिए, एक रिक्शा चलाने वाले का वीज़ा लगा यूएसए का ही 5 साल अच्छा। का। हाँ। और एक पान की दुकान पे एक साहब काम करते थे, पान की दुकान थी, अच्छा। उनका भी वीज़ा लगा। उसको तो अमेरिका वैसे ही ले गया होगा यहाँ से कि यार हमने पूरी दुनिया को चूना लगाना है तो तुम आ जाओ हमारे पास। अपना चूना बहुत अच्छा हो गया ना। हाँ, इस लिहाज से ये जो है ना हाँ। बिल्कुल सही है। लेकिन बेसिस के डिसीजन जो होते हैं ना, वो बहुत सी चीज़ें क्राइटेरियाज देख रहे होते हैं। अभी बहुत सी हमें ऑफिशियल चेकलिस्ट वगैरह अवेलेबल होती हैं बहुत सी जगह पे, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे डिसीजन एम्बेसी का ही होता है लास्ट। लेकिन फिर भी हजूर, मतलब ज़हन में सवाल तो पैदा होता है ना कि हम सुनते आए हैं कि यूनान, पुर्तगाल, बरतानिया और फ्रांस, इन सब ने बारी बारी हमारी सरजमीन पे कब्जा करने की कोशिशें की थी। जी जी। तो आप ये बताइए कि आदाद शुमार की रोशनी में क्या हमारे नौजवानों ने हिसाब बराबर कर दिया वहाँ जाके? गुड क्वेश्चन।
अभी जो है ना उसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। बाकी है। अभी अच्छा। थोड़ा सा टाइम बाकी है। लो फिर हो रहा वीजा बाकी है। हाँ, लेकिन आप देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी माशाल्लाह हाँ। इस वक्त जो है ना रिमिटेंस हर साल ही बढ़ रही होती हाँ। है। आप ये देखिए हम 25 करोड़ लोग हाँ। 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हाँ और वो शायद 80 लाख लोग हैं जिन्होंने हमें तकरीबन 38.5 बिलियन डॉलर उन्होंने हमें गोद लिया हुआ है, उन्होंने ओवरसीज लिया हुआ है। पाकिस्तानियों ने हमें गोद लिया हुआ है। एक्चुअली तो अब मेरे हिसाब से हमारे नेशनल असेंबली और जो भी सेनेट है उसके अंदर कम से कम वहां से नुमाइंदगी होनी चाहिए। वोट उनके बन नहीं रहे असद भाई, आप कह रहे हैं नुमाइंदगी होनी चाहिए। अगर हमने उनके बने हुए वोट हम कैंसिल कर रहे हैं। सर अगर हमने आगे बढ़ना है ना तो हमें एक्सपर्ट्स लोगों की जरूरत है। सर आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन से मुल्क हैं जहां पर पहुंचना भी आसान है, स्कोप भी है, लेकिन अभी हमारे पाकिस्तानियों को पता नहीं है इस बात का? ज्यादा नहीं पता। पता तो वैसे पाकिस्तानी आजकल इतने बेचारे क्रेविंग है उनको कि उनको उन मुल्कों का भी पता है जो अभी बने नहीं है। जी जी देखें आसान तो हाँ। हमारे लिए मिडल ईस्ट ही है जहां पर देखा जाए तो। सही, अभी तो वो भी हमारे मुश्किल है। लोग जो है ना डिप्लोमा या डिग्री के ऊपर बिलीव नहीं करते। हमारे बहुत से एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिशियन की मिसाल ले लीजिए, जी। वो बहुत एक्सपर्ट होंगे अपने काम में, बट उनके पास एक पेपर नहीं होगा, 6 मंथ का डिप्लोमा नहीं होगा। हाँ, अगर वो हो जाए जी। तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है बाहर। लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, ये अभी गवर्नमेंट भी काफी अरसे से, काफी सालों से डिफरेंट कोर्सेज फ्री में करवा रही हाँ है, जी। लेकिन नौजवान वो काम जानते हैं लेकिन वो क्लासेस नहीं अटेंड करते। 2-2 घंटे की क्लास होती है हाँ। हाँ। और बाहर उनकी डिमांड बहुत है। सर मिडिल ईस्ट की लिस्ट में मेरा नाम कैसे लिखा जा सकता है? एटलीस्ट ये तो नहीं हो सकता। आप किसी दिन खाने का कोई कंपटीशन हो उसमें हिस्सा लीजिए। अच्छा असल में ये बताएं, सुनते हम ये हैं कि जो डंकी लगा के जाते हैं बाहर, वो भी कोई बेचारे 30-40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया जाया करके जाते हैं। जी। आप ये फरमाइए कि क्या 40-50 लाख में बाइज्जत तरीके से कानूनी अंदाज में बाहर जाया जा सकता है किसी मुल्क में? सर बेसिकली मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर किसी के पास 50 लाख रुपया है, वो इस मुल्क के अंदर बड़ी अच्छी जो है ना Earning कर चीजें कर सकता है, अर्निंग कर सही। सकता है। वो सिर्फ कपड़े की दुकान ही खोल लेना कहीं पर, तो भी उसकी अर्निंग बाहर के मुल्कों के अगर बराबर नहीं तो करीब करीब जरूर पहुंच सकती है। अच्छा। वाह। इतना रिस्क लेना, अपनी जान का रिस्क लेना, पैसे लोगों से उधार लेना, ये देखें, ये इनकी ईमानदारी बड़ी बात। की पर दलालत बात। करता है बड़ी असद बात। साहब की। पहले वीजा कंसल्टेंट हैं जो कह रहे हैं कि पहली तरजीह नौजवानों की इस मुल्क में रहना ही होनी चाहिए। That is it। वरना तो जिस वीजा कंसल्टेंट से पूछो कहते कि कितने पैसे नो, कहते 3-4 लाख रुपए, कहते पढ़ाना हो तो जल्दी ना देना। हाँ ऐसा ही बाकी होंगे रहेंगे। हाँ। हमारी हमेशा से सोच रही है और हम अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की तरबियत भी रही है और जो इदारे मुझे बड़े बड़े मिलते रहे हैं जी। उसके अंदर एथिक्स के ऊपर चीजें करवाई जाती थी। अच्छा असल में ये बताइए कि पाकिस्तान में आप अपने तजर्बे की रोशनी में फरमाइएगा कि वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये समझ रहे होते हैं कि नहीं जी हमारा वीज़ा तो किसी तौर भी रिजेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन रिजेक्शन की वो कौन सी वजह है जो आम आदमी को समझ नहीं आती कि यार इस बुनियाद पे भी रिजेक्ट हो जाता है? फैमिली टाइज नंबर 1 होता है। फैमिली टाइज अगर स्ट्रॉन्ग हो स्ट्रांग हो तो लगा देते हैं तो वीज़ा। लगा देते हैं। अच्छा, नंबर 2 आप कोई बिजनेस इसका सेटल्ड मतलब आइंदा के बाद जब वीजा लगवाने के लिए जाएं तो बहन भाई माँ बाप सारे गले मिलके हाथ पकड़ के इस तरह जाए वहां पे। जंजालपुर वाली फोटो बना के। देखें एम्बेसीज मतलब जिनकी आपसे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो। हाँ वो ये देखते हैं कि आप सही। फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, आपका बिजनेस या जॉब कितनी सिक्योर है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, हाँ। ये चीज वो ऑब्जर्व करते हैं और आपके वापस आने के कितने चांसेस कितने चांसेस हैं या सही। क्या वजूहात हैं कि आप जरूर वापस आएंगे। अच्छा ये फरमाइएगा कि पुर्तगाली वीजे के लिए ब्यूरोक्रेट होने के अलावा और क्या चीज जरूरी है? पैसा, अमीर अमीर होना। अमीर होना सिर्फ पुर्तगाली के लिए नहीं, आप ये देखिए ऑलमोस्ट ग्रीस ने भी ये काम शुरू किया हुआ है और कंट्रीज भी शुरू कर रही हैं। इसके अलावा टर्की ने बहुत अरसे से किया हुआ है और बहुत से पाकिस्तानियों ने ये किया हुआ है। मेरे ख्याल से शायद एक आध ब्यूरोक्रेट ख्वाजा साहब ने जरा नरम हाथ रखा है, वरना सब ने अपना ऑल आर सेटल्ड। किया हुआ है। गुड।
19 ग्रेड ऑनवर्ड कोई आदमी पाकिस्तान में जो है ना हाँ वो कुछ कर चुका होता है बाहर अपना, अच्छा, काम दिखा चुका होता है। दिखा चुका होता है जी। उसकी प्लानिंग में होती है। सर हमें भी एक यूके में ना फिल्म मिली थी, मुझे अहमद रंगीला साहब को, तारक टैडी साहब ये को। जा रहे थे तो इनको रास्ते में पड़ी हुई मिली थी, झाड़ के देखा तो कहते फिल्म ही हो। आप ही कम करके नीचे आ गए। अच्छा सर, फिर बात पूरी सुना कर हाँ हाँ please। पूछो पूछो। फिर सर हम जैरिस गए इन वीजे लगवाने, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। फिर सवेरे उठना लगा है? नहीं। एक दफा जैरिस से फोन आ गया कि आप अपने आके पासपोर्ट्स ले जाइए। खुशी नाल छापर पाड़े सर, अंदरों पासपोर्ट कढ़े है। पहले सफा सफा सी फोड़ते रहे कि शायद लगा होवे, फिर ताज दी गड्डी तरह फुर्रच फुर्रच किते नहीं। मैं फिर सोचन लग पे शायद किते खुफिया स्याही ना किते वीजा लिखिया होवे कि जाओ जी आ जाओ, लेकिन नहीं उस्ताद जी वीजा लगा ही नहीं साड़ा। वीजा नहीं लगा? नहीं। तो फिल्म कड़ा लग गई फिर? अच्छा जब अब सुहाना के सवाल की बारी है, 4 ऑप्शंस है, एक चुननी है आपने। सवाल ये है कि अगर कोई क्लाइंट फरमाइश करे कि मुझे चांद पर जाना है, वीजा लगवा दें, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगे अपने चांद का नाम बताओ। अपने चांद का नाम बताओ। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगे चांद वाली माई ने चांद के वीजे बंद किए हैं। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगे चांद तक मेट्रो चल लेने दो, भिजवा दूंगा। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगे कि चांद का वीजा तो नहीं मिल सकता, मरीख के रास्ते डंकी लगवा देता। अमरीक दे रस्ते या मुश्तरी दे कहोगे उन्होंने कहा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤਰੀ ਦਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। मेरे ख्याल से अपने चांद से पहले मुझे अलग मिलवा दें, फिर उनका वीजे के ताल्लुक से जा सकता है। चांद का नाम जानने की इजाजत है, मुलाकात की बिल्कुल नहीं है। हो सकता है इनका दिल बड़ा हो। फिर वो गाना सही है ना, चांद सिफारिश करता हमारा, देता वो वीजा लगवा। जब वीजा ऑफिसर बंदे से सवालात कर रहा होता है ना, उस वक्त जो कंडीशन होती है ना वीजा लेने वाले की, वो बड़ी अजीब सी होती है। इतनी बुरी कंडीशन बंदे की बीवी के सामने नहीं होती जितनी वीजा ऑफिसर के सामने होती है। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2000 ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ 99 ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨਾ ਸਹੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਫੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੀ वजह तो मेरा अभी तक वीजा रुक गया आज। यानी वीजा ऑफिसर के सवालात के जवाब देते हुए इंसान खुद को कैसे कंपोज रख सकता है? हाँ, वीजा ऑफिसर जो है ना वो आपको जज कर रहा होता है आपके Right. कॉन्फिडेंस से। आप उसको जितना वो क्वेश्चन करे ना सिर्फ उतना जवाब दें, एक्सप्लेनेशन ना करें बहुत सी चीजों की। ये मतलब आपको वो कुछ कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो आप कहें मैं सैर व तफरी करने जा रहा हूँ। बस। और अगर आप अपने किसी रिलेटिव या दोस्त को मिलने जा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना जवाब दें कि मैं अपने भाई को मिलने जा रहा हूँ। मुख्तसर रखें जवाब को, जो जितना सवाल उसका जवाब। वाह वाह। ये बड़ी क्योंकि आपको जबरदस्त बात है। 1-1.5 मिनट से ज्यादा वो नहीं करेंगे।